प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा सप्तमी की आदर्श हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में समझेंगे। संज्ञा को समझने से पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। पहला है, हरीश का घर दिल्ली में है। दूसरा, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है। तीसरा वाक्य है, लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है। चौथा, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। पांचवा, बुढ़ापा सभी रोगों का घर है। ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह हमारे सामने 6 वाक्य हैं। हमारे पहले वाक्य को हम देखते हैं। हरीश का घर दिल्ली में है। हरीश जो कि एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा इसमें आ रहा है दिल्ली। दिल्ली स्थान के रूप में है। दूसरे वाक्य में है, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है। मदन भी व्यक्ति का नाम है। घोड़े की सवारी कर रहा है। घोड़ा यहां पर एक प्राणी के रूप में आ रहा है। तीसरा वाक्य है, लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है। लखनऊ यह स्थान के रूप में आया है। गोमती यह एक नदी का नाम है जो कि हमारे यहां पर वस्तु के रूप में आएगा। चौथा वाक्य है, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। क्रोध भाव के रूप में है। हमारे 5वें वाक्य में हम देखते हैं, बुढ़ापा सभी रोगों का घर है। बुढ़ापा यह भाव को दर्शा रहा है। अगले वाक्य में हम देखते हैं, ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ईमानदारी हमारे इन वाक्यों में कुछ शब्द आए हैं जो कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव और गुण को दर्शा रहे हैं। प्राणी, इसमें हरीश, मदन, घोड़ा। यहां पर देखिए, हरीश और मदन जो कि व्यक्तियों के नाम है, और उसी प्रकार घोड़ा यह जानवर की श्रेणी में आता है। तो ये तीनों मिलकर जो कि सजीव रूप में है, यह प्राणी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार वस्तु, गोमती यहां पर एक नदी को दर्शा रही है। नदी का नाम है जो कि वस्तु के रूप में आई है। स्थान, दिल्ली, लखनऊ, जैसे कि आप अपने शहरों का नाम भी दे सकते हैं, उसी रूप में यहां पर दिल्ली और लखनऊ स्थान के अंतर्गत आते हैं। भाव, क्रोध, बुढ़ापा, जो कि क्रोध और बुढ़ापा यह भाव को दर्शा रहे हैं, तो ये भाव की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार गुण के अंतर्गत आया है ईमानदारी, जो कि विशेष होते हैं, जो गुण को दर्शाते हैं वह गुण की श्रेणी में है। तो यहाँ पर वो ईमानदारी एक गुण के रूप में आया है। भैया बहनों, इन उदाहरणों के द्वारा हमने संज्ञा को समझने का प्रयास किया है
आइए अब हम इसको परिभाषा के रूप में भी समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम देखेंगे कि इस परिभाषा में सबसे पहले जो शब्द आ रहा है वह है प्राणी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राणी वह जिसमें प्राण हो, जो श्वसन क्रिया करता हो। बहुत से प्राणी हैं जिसमें कि राम, सीता, मोहन, कविता, गीता, गाय, बकरी और सभी प्रकार के पक्षी। इसी प्रकार दूसरा शब्द हम देखते हैं वस्तु। वस्तु के अंदर जिसमें कि प्राण न हो, जो निर्जीव हो, इसमें रामायण, पुस्तक, कलम, चाक, आम, बर्तन, पंखा, कंप्यूटर आदि। तीसरा शब्द है इसमें स्थान। स्थान में हम देखेंगे जैसे कि आबू पर्वत, सिरोही, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, भारत, सभी प्रकार के स्थान इसमें आते हैं। फिर देखते हैं भाव। भाव के अंतर्गत देखते हैं इसमें 3 प्रकार हैं, जिसमें कि गुण, गुण के अंदर जैसे ईमानदारी आ जाए, सुंदरता, अवस्था, जो अवस्था को दर्शाता है, बताता है, जिसमें कि जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी। इसी प्रकार दशा, जैसे अमीरी, गरीबी आदि। तो ये थे संज्ञा को परिभाषित करने वाले कुछ उदाहरण, जिनके द्वारा हम संज्ञा को समझने का प्रयास कर रहे थे। आइए भैया बहनों, संज्ञा के प्रकारों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। संज्ञा की परिभाषा के अनुसार ही संज्ञा के भेदों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम संज्ञा के भेदों को विस्तार से समझते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है विशेष। तो जिस किसी व्यक्ति के अंदर विशेष व्यक्ति या कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष स्थान को दर्शाता है, वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं जैसे विशेष व्यक्ति, इसमें राम, राधा, मोहन, सीता, राजेश, यह व्यक्तियों के नाम को विशेष रूप से बता रहे हैं। इसी प्रकार विशेष वस्तु रामायण, गीता, लंगड़ा आम, पोलर पंखा, यह सभी विशेष वस्तु को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार विशेष स्थान, इसमें वाराणसी, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, यह सभी विशेष स्थानों को बता रहे हैं। उपयुक्त ये सभी शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में आया है संपूर्ण जाति, कोई ये विशेष जाति नहीं होकर संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसे सामान्य प्राणी, पशु, पक्षी, बालक, मछली,
पेड़ पौधे, कीट या कोई विशेष प्राणी को न दर्शाकर इसकी पूरी जाति को बता रहे हैं। इसी प्रकार सामान्य स्थान जैसे मैदान, शहर, विद्यालय, गांव, राज्य, देश, इसमें भी यही है कि यह विशेष मैदान, शहर और विद्यालय को न बताकर ये इसके पूरे सामान्य स्थान को बता रहे हैं, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक के अंदर आएंगे। इसी प्रकार सामान्य वस्तु जैसे फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, पत्थर, ये सभी शब्द विशेष वस्तु न होकर वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा के द्वारा देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, धर्म, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। हमारा पहला वाक्य है सुंदरता की पूजा होती है। दूसरा वाक्य घर की लड़ाई से शांति भंग होती है। तीसरा वाक्य है चालाकी और लड़कपन में अंतर है। चौथा वाक्य वीरता से महानता आती है। आइए भैया बहनों हम देखते हैं इन वाक्यों में भाववाचक शब्द कौन कौन से हैं। पहला वाक्य है सुंदरता की पूजा होती है, इसमें सुंदरता और पूजा। इसी तरह दूसरे वाक्य में घर की लड़ाई से शांति भंग होती है, इसमें लड़ाई और शांति। इस वाक्य में चालाकी और लड़कपन में अंतर है, इसमें शब्द है चालाकी और लड़कपन। इसी प्रकार वीरता से महानता आती है। इस वाक्य में वीरता और महानता ये रेखांकित शब्द जो है ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो भाववाचक शब्दों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? भैया बहनों आप लोगों ने कई शब्दों के पीछे जैसे ता, पन, वट, हट और बड़ी लगे हुए देखे होंगे। उसी प्रकार इनसे जो शब्द बने हैं भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सुंदर, इसमें ता प्रत्यय के रूप में आ रहा है तो बन गया सुंदरता। इसी प्रकार वीर, वीर में ता प्रत्यय लगा तो वीरता। महान, महानता। पन जैसे लड़कपन, बचपन। इसी प्रकार वट प्रत्यय के रूप में आता है तो थकावट, सजावट। हट जैसे घबराहट, मुस्कुराहट। बड़ी, बड़ी लगकर वाक्य में जैसे लड़ाई, पिटाई आदि। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि इन प्रत्ययों के द्वारा किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं, किसी समूह का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा में एक शब्द आता है समूह। समूह का अर्थ होता है एक से अधिक सदस्य या लोग, जिसमें कि आप सदस्य जो ज्यादा संख्या में होते हैं वह सभी समूह या समुदाय के रूप में माने जाते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे सभा, परिषद, सेना, कक्षा, इनमें एक सदस्य ना होकर एक से अधिक सदस्य रहते हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
द्रव्य यानी पदार्थ, इसको पदार्थवाचक के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि सोना, पीतल, लोहा, दूध, पानी, पेट्रोल। इसके अंदर द्रव्य और धातु दोनों का समावेश है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में हम इसको जानते हैं। कुछ व्याकरणाचार्यों ने इन दोनों भेदों को जातिवाचक का ही भाग माना है, परंतु कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग समूह संज्ञा के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। अतः संज्ञा के 5 भेद हो गए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। आज के हमारे इस वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझा।